मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और 6-7 क्वेश्चन भी शायद हमने बता रखा था। उसके आगे के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो क्वेश्चंस कुछ बहुत आसान और रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको हम नहीं बता रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है तो स्टूडेंट्स उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी हम किसी न किसी तरीके से चाहे नोट्स दे देंगे कहीं पे, और चाहे जिस तरीके से भी हो सकता है व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है। 2-4 क्वेश्चन का नोट्स आपके पास बताया जा सकता है व्हाट्सएप पे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एस दिया गया है, एक कण की स्थिति का समीकरण दिया गया है। एस इज इक्वल टू 5t³ + 2t²। तो 3 सेकेंड के अंत में इसका वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो वेग और त्वरण ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। आप जानते हैं कि वेग तो फटाफट निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t implies that dt ऑफ s इक्वल्स टू हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 15t²। डिफ्रेंशिएशन आप देखें 15t² + 4t, और इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। कहा गया है कि 3 सेकेंड के बाद इसका वेग ज्ञात करना है। तो अब हम t बराबर अगर 3 रख देंगे तो 3 सेकेंड बाद इसकी वेग निकल जाएगा। पुट t = 3 implies that v = यहाँ पे हो जाएगा 15 × 3² + 4 × 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 15 × 9 + 4 3 हो जाएगा 12। 135 + 12 इक्वल्स टू यहाँ पे हो रहा है ये 5 2 7 3 4 1 147। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड हो सकती है। जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से यूनिट दी गई हो उसी के अनुसार यहाँ पे भी यूनिट आप लिख सकते हैं। ये चीज़ विद्यार्थी स्वयं समझ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। कहा गया है कि 3 सेकंड बाद इसके त्वरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन आप जानते हैं, एक्सीलरेशन की बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t implies that dt ऑफ v इक्वल्स टू, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 30t और हो जाएगा +4। इसी को अगर हम त्वरण a नाम दे दें, त्वरण यानी कि हम एक्सीलरेशन आमतौर पर फिजिक्स में हम लोग स्टूडेंट्स फैमिलियर हैं कि अक्सर a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में कुछ भी दे सकते हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, चाहे जिस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। फ़िलहाल हम यहाँ पे a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुट t = 3 implies that a = हो जाएगा ये 30 × 3 + 4, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 94। 3 सेकेंड के बाद इतना एक्सीलरेशन निकलेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक का, और कहा गया है कि एक
आयत हमारे पास है। आयत की जो लंबाई है उसको x से रिप्रेजेंट किया गया है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई को y से रिप्रेजेंट किया गया है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा गया है कि आयत की लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। कमी का मतलब मैंने निगेटिव लिख दिया यहाँ पे, dx/dt = -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसकी चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है, ये लिख दिया गया है। अब पूछा गया है कि आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, माना आयत का परिमाप t मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए मैंने कहा कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। implies that t = 2x + y, परिमाप तो यही होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं आपको समझने में। अब इसके कैपिटल T के मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, आप ध्यान दें, d/dt ऑफ t, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, d/dt ऑफ कैपिटल T इक्वल्स टू 2 तो बाहर है कॉमन के रूप में, x का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष d/dt ऑफ x लिखेंगे, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष d/dt ऑफ y लिखेंगे, इक्वल्स टू 2 d/dt ऑफ x की वैल्यू आपके पास है -5 प्लस d/dt ऑफ y की वैल्यू आपके पास है 4। ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये d/dt ऑफ कैपिटल T, यानी कि यही क्या निकल के आया है, यही निकल के आया है कि इसके परिमाप के परिवर्तन की दर क्या है। -2 का मतलब यहाँ पर हो सकता है आपकी बुक में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रहा है, ऐसा भी लिखा गया हो। तो नेगेटिव का मतलब ही घटना होता है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का, परिवर्तन की दर को घटने का सिग्नल यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, जैसे ए पार्ट में कहा गया था ये परिमाप के परिवर्तन की दर, और इसके बी पार्ट में कहा गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। माना आयत का क्षेत्रफल A है, अतः A बराबर हो जाएगा यहाँ पे XY, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इस क्षेत्रफल के t के सापेक्ष समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान काम है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t implies that d/dt ऑफ A इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dt ऑफ सेकेंड, यानी कि d/dt ऑफ y, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d/dt ऑफ x। कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसान है। इक्वल्स टू x की वैल्यू और dx/dt की वैल्यू, d/dt ऑफ y सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी गई है 8, d/dt ऑफ y की वैल्यू है 4, प्लस y की वैल्यू है यहाँ पे 6, d/dt ऑफ x की वैल्यू है -5, 32 और ये माइनस हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपसे निकालने के लिए कही गई थी, और ये बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती है, सभी विद्यार्थी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कहा गया है कि एक गुब्बारा है और गुब्बारे में 900 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से हवा भरी जा रही है, हवा भर के फुलाया जा रहा है। अगर कहा जाए कि 900 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से अगर गुब्बारे में हवा भरी जाए, उसका मतलब
कि इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है डी डी टी ऑफ वी वो 900 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कहने की बात ये हो गई। आगे कहा गया है यदि गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या में हो रहे परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी डी टी ऑफ आर कैलकुलेट करना है। जबकि हमने आर यहाँ पे गोले की त्रिज्या यानी कि वृत्त गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या को स्मॉल आर माना गया है और गुब्बारे के आयतन को यहाँ पर कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स इन बातों को अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को। हियर v इक्वल्स टू, अब गोले का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से, 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे हो जाएगा 3r स्क्वायर डी डी टी ऑफ आर। यही हमसे पूछा गया था। बाकी सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो डी डी टी ऑफ वी की वैल्यू यहाँ पे है 900 इक्वल्स टू 4/3 पाई यहाँ पे बना हुआ है और ये 3 से 3 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 तब नहीं रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर और डी डी टी ऑफ आर, यानी कि ये डी डी टी ऑफ आर लिख लिया हमने। सॉल्व करेंगे आगे बहुत आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज दैट 900/4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, यानी कि 15 × 15 इक्वल्स टू हो जाएगा ये डी डी टी ऑफ आर। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक का है। कहा गया है कि एक दीवार है, ये जो PD बनाई गई है ये एक दीवार है। इस दीवार पे इस पोजीशन में एक सीढ़ी लगाई गई है। इस सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर बताई गई है। इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से 4 मीटर की दूरी पर दिखाया गया है। अब कहा गया है कि ये जो हिस्सा है, ये सीढ़ी का जो M हिस्सा है, यहाँ पे MD एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी के इस हिस्से को पकड़ के पीछे की ओर खींचा जा रहा है। आप जानते हैं जब दीवार पे इस सीढ़ी को नीचे खींचा जाएगा तो ये हिस्सा जो है वो नीचे आने लगेगा। इसका मतलब इस पोजीशन में सीढ़ी आने लगेगी, धीरे धीरे करके सीढ़ी इस पोजीशन में आने लगेगी, है ना। तो हमसे कहा गया है कि ये जो हिस्सा है ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से इसको पीछे की ओर खींचा जा रहा है। हमने इसको x मान लिया है। इस डिस्टेंस को हमने अगर x मान लिया है तो इसका मतलब dx/dt यानी कि डी डी टी ऑफ x की जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमसे कहा गया है तो सीढ़ी का ये हिस्सा जो है कि किस गति से नीचे की ओर आएगा आप जान रहे हैं। हमको निकालना है यहाँ पे डी डी टी ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन का मतलब तो आप समझ चुके हैं पूर्ण रूप से, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर जो ये DM की लंबाई तो 5 मीटर दिखाई गई है। एक चीज़ इसमें और दी गई है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 मीटर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे त्रिभुज DPM में एक फार्मूला यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बनेगा। चूँकि आप जानते हैं ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है इन ट्रायंगल DPM। यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। कोई ऐसी समस्या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम को आप जानते हैं। इम्प्लाइज दैट
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष आप देख रहे हैं 2y डी डी टी ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये दो तो कैंसिल्ड आउट हो जाता है सीधे, आप जानते हैं इधर 0 है तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए। आप देखें यहाँ से एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कार्य हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, यानी कि चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप इस लाइन के बाद आप ये लाइन यहाँ से यूज करेंगे, अन्यथा फिर आपको उधर लिखना पड़ेगा अनावश्यक। तो y की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो y इक्वल्स टू 3 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट y का मतलब 3 और डी डी टी ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो इसको अपनी जगह पे बना रहने देंगे, प्लस x की वैल्यू आपके पास है 4 और डी डी टी ऑफ x की वैल्यू आपके पास है, डी डी टी ऑफ x की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट आप देखें कि 3 डी डी टी ऑफ y इक्वल्स टू -8, इम्प्लाइज दैट डी डी टी ऑफ y इक्वल्स टू -8/3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जो लंबाई है वो कम होगी। अगर पॉजिटिव होता तो y की लंबाई बढ़ती, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे y की लंबाई घटेगी ही ऑलरेडी। आपकी आंसर शीट में अगर निगेटिव न दिया गया हो तो उससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये घटने का मतलब ये निगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पर y की जो लेंथ होगी वो कम होगी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक वक्र का समीकरण इस प्रकार से दिया गया है 6y = x³ + 2। कहा गया है कि इस वक्र पर स्थित एक ऐसे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे कोई वक्र इस प्रकार से है, दे दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो और शर्त दी जाए x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अन्यथा फिर आपको दिक्कत होगी। हाँ, x निर्देशांक की तुलना में बिल्कुल सही है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। आप समझने का प्रयास करें, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पे डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ y। आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इतना लिखने के बाद 8 गुना तीव्रता से कौन बदल रहा है, उसके अपोजिट वाले में हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर, ये दोनों कंडीशन यानी कि क्वांटिटीज़ बराबर हो जाएंगी। कहा गया है x निर्देशांक की तुलना में y 8 गुना ज़्यादा है। जब y 8 गुना ज़्यादा तो इसका मतलब इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। 8 डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार ये बातें आपसे कही गई हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसका निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, जिस बिंदु का निर्देशांक पूछा गया उस बिंदु का निर्देशांक फटाफट निकल जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t इम्प्लाइज दैट 6y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी डी टी ऑफ y
इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² डी डी टी ऑफ एक्स प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू 8 डी डी टी ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए इस वैल्यू को। आगे बढ़ेंगे। इम्प्लाइज दैट 6 डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू आपने कहा 8 डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² और डी डी टी ऑफ एक्स तो यहाँ पे पहले से बना है, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा दोनों तरफ की क्वांटिटी। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि x² इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। यहाँ पे चूँकि कोऑर्डिनेट है तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर किया जाएगा। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो फटाफट आपको मिल जाएगा y का मान, और स्टूडेंट्स इस काम को कर सकते हैं। मैं छोड़ता हूँ, आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा है। आप ध्यान दें स्टूडेंट्स एक बार फिर से, ये क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी का प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न में कहा गया है कि एक पाइप से बालू, यानी कि जो गंगा जी की बालू निकलती है उसी को गिराया जा रहा है। यहाँ पे रेत गिराई जा रही है और रेत का जो हिस्सा जिस प्रकार से शंक्वाकार आकृति में रेत गिर रही है आप देख रहे हैं, इसको कंसीडर करें अपने दिमाग में कि इसकी ये यानी कि इसकी जो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी इसकी ऊंचाई के सापेक्ष। तो इसी प्रकार से प्रश्न में भी कहा गया है कि जो इसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6 गुना है, यानी कि h इक्वल्स टू r/6। ये प्रश्न में कहा गया है, हमने लिख लिया यहाँ पे। और जिस दर से ये रेत गिर रही है, यानी कि इसका शंक्वाकार है तो इसका कुछ आयतन भी होगा, वो कहा गया है कि 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से रेत गिराई जा रही है। एक चीज़ और कही गई है, यदि इसकी ऊंचाई h जो है वो 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी कि त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा जिस प्रकार से ये रेत गिराई जा रही है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप देखें इतना तो सारा डाटा आपको दिया गया है। इम्प्लाइज दैट एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे r इक्वल्स टू 6h। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फार्मूला होगा, आप जानते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू ये हो जाए 1/3 पाई r² h। r यहाँ पे h की जगह पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, एक चीज़ यहाँ पे गलती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको फिर से। प्रश्न में चूँकि प्रश्न तो हमारे सामने भाई लिखा नहीं होता है, प्रश्न हमको बुक्स देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी समस्या आती है। आप देखें कि आपकी बुक में जो प्रश्न लिखा गया है, कहा गया है किस दर से, ये है प्रश्न, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे इस चीज़ को डी डी टी ऑफ h लिखा जाएगा। ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये हमने चूँकि प्रश्न हमने ध्यान से देखा नहीं था, आप ध्यान दें यहाँ पे। अब इसको समझने का प्रयास करें। r इक्वल्स टू 6h, ये सारी चीज़ें सही हैं यहाँ पे। ये π/3 और ये हो जाएगा r² का मतलब हो जाएगा ये 36h² इंटू h यहाँ पे पहले से है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान हो गया अभी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। v इक्वल्स टू π/3 और ये हो जाएगा 36h³। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे और बहुत आसान सा प्रश्न है। डी डी टी ऑफ v इक्वल्स टू हो जाएगा ये पाई और ये हो जाएगा 12 और h³ का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष हो जाएगा 3h² डी डी टी ऑफ h। इसी प्रकार से आप जानते हैं ये डी डी टी ऑफ v की वैल्यू आपके सामने है 12 इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 3h² की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4² और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ h। फाइनल रिजल्ट की ओर आप आगे आ रहे हैं। ये 12 से 12 कैंसिल्ड आउट होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ h इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/4
48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूँकि ऊंचाई में ये बढ़ोतरी हो रही है तो ऊंचाई में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी आप इसको समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। हाँ, एक क्वेश्चन पे डिस्कशन ओरल करना चाहता हूँ। कहा गया है जैसे एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है, तो पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो लहरें आप जानते हैं, जो बच्चे गांव में खूब अच्छी तरीके से घूमे हैं वो जानते हैं कि अगर पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो इस प्रकार से जो है कि लहरें आगे बढ़ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि लहरों के बढ़ने की जो गति है वो इसमें आर डी, यानी कि अगर ये त्रिज्या आर है तो लहरें कैसे बढ़ेंगी, यानी कि डी डी टी ऑफ आर यहाँ पे दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे अगर कहा जाए कि लहरें इतनी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या दिया गया है, वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है, डी डी टी ऑफ आर दिया गया है। तो उसके बाद वृत्ताकार क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ऐसे दो क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, इस वजह से इतना हिंट आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान से प्रश्न है कि यहाँ पे जो लहरों के बढ़ने की दर दी गई है इसका मतलब वो त्रिज्या के परिवर्तन की दर दी गई है। इसको इस प्रकार से समझना है आपको, बिल्कुल आसान है अब ये। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता रखा है। कुछ आसान प्रश्नों को मैं नोट्स में वीडियो के लास्ट में आपको देने वाला हूँ। और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। रेट ऑफ चेंज पार्ट 2 था ये। आज यानी कि आज के बाद अगले टॉपिक की शुरुआत जब करूँगा तो उसमें शुरुआत की जाएगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन की। वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको भी हम बहुत आराम से लेके चलेंगे। वहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सभी प्रकार के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। विद्यार्थियों को कई बार समझने में थोड़ी परेशानी अगर आ सकती है तो उसका केवल एक कारण हो सकता है कि स्टूडेंट्स को ग्राफ की थोड़ी बहुत जानकारी कम हो। ग्राफ जैसे हमने साइन फंक्शन के ग्राफ, कुछ थोड़े बहुत ग्राफ का भी मैं यूज करूँगा, अन्यथा ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपके लिए समझना और बेहतर होगा और आसान हो जाएगा और विधिवत कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी 1 महीने पहले ही यहाँ पर कमेंट किए थे कि सर हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में नहीं आया। 12th पास आउट स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे इस चैनल पे, तो हमने कहा था कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको पूर्ण रूप से एक एक बात बताऊँगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से संबंधित। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा और देखते ही फटाफट आप रिजल्ट बता सकते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स भी बताए जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।